मंडला मर्डर सीरीज की शुरुआत होती है 1952 चंद्रदासपुर में, जहां कुछ औरतें मिलकर एक अयस्क यंत्र से एक इंसान को जिंदा करने की कोशिश कर रही हैं। इन सब की मुखिया थी रुक्मणी और ये लोग एक जिंदा इंसान के खून से किसी दूसरे शरीर को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन औरतों की बातों से पता चलता है कि ये सब कुछ एनर्जी के कारण होता है और ये मोमेंट कई सालों बाद आया है जब ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर इसी गांव के कुछ लोग गुस्से में हैं क्योंकि गांव में कई लोगों की मौत हो चुकी है और उन्हें लगता है कि ये सब इन्हीं औरतों का काम है। ये लोग इन औरतों को काला जादू करने वाली डायन भी समझने लगते हैं। गांव वाले इन सबको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर रुक्मणी उस यंत्र से उस ह्यूमन बॉडी को जिंदा करने वाली थी, जिससे वहाँ सब लोग खुश होते हैं। लेकिन तभी गांव वाले बाहर पहुंच जाते हैं और वो औरतें रुक्मणी को यंत्र के साथ भगा देती है। तुम जिंदा रहोगी तो सब कुछ वापस लेकर आओगी। जैसे ही गांव वाले अंदर आते हैं, एक औरत पूरी जगह को एक धमाके के साथ उड़ा देती है। इस धमाके में कई औरतें और कुछ गांव वाले भी मर जाते हैं। अब 2025 में विक्रम नाम का एक पुलिस वाला दिल्ली से चंद्रदासपुर जा रहा है। उसके पापा भी उसके साथ है। दिल्ली में विक्रम के ऊपर इंक्वायरी लग गई है और वो टेम्परेरीली सस्पेंडेड है। ट्रेन में विक्रम के पापा को अभिषेक नाम का एक लड़का मिलता है। वो भी चंद्रदासपुर जा रहा है। दोनों बात करते हैं और विक्रम के पापा बताते हैं कि वो भी कभी यही के रहने वाले थे। विक्रम को अभिषेक थोड़ा अजीब लगता है। उसका एक अंगूठा मिसिंग है, लेकिन विक्रम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर दोनों अपने पुराने घर में आ जाते हैं जहां वो पहले रहा करते थे। तब विक्रम को अपनी माँ और छोटे भाई पवन की याद आने लगती है। दरअसल एक दिन विक्रम और पवन स्कूटर से जा रहे थे और एक एक्सीडेंट में पवन की मौत हो गई थी। विक्रम आज भी उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। उस वक्त माँ भी गायब हो गई थी और फिर कभी नहीं मिली। बस उनका पर्स कहीं पड़ा मिला था। फिर अभिषेक को किसी का कॉल आता है और वो एक बाहुबली भाइयों विजय और सुजय उनकी फोटो लेने जाता है। ये दोनों एक सीएम के आदमी को पैसे दे रहा है ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। अभिषेक उनकी फोटो ले लेता है, लेकिन विजय उससे देख लेता है और उसके गुंडे अभिषेक के पीछे पड़ जाते हैं। अभिषेक मुश्किल से बच जाता है। अगले दिन जब विक्रम के पापा नदी में नहा रहे हैं, एक लाश उनके पास आती है जिसका धड़ मिसिंग था। विक्रम पहचान जाता है कि ये वही अभिषेक है जो ट्रेन में मिला था। उसके माथे पे एक अलग सा सिंबल बना है, जिसे देखकर विक्रम शॉक्ड हो जाता है। विक्रम अपने क्लोज फ्रेंड प्रमोद, जो लोकल पुलिस में है, उसको इस आदमी के बारे में बताता है। प्रमोद अभिषेक के मर्डर की जानकारी कलेक्ट करने निकल पड़ता है। विक्रम घर जाके अपनी माँ का पर्स चेक करता है। उसमें भी वैसा ही सिंबल वाला सिक्का मिलता है जैसे अभिषेक के फोरहेड पर था। ये देखकर विक्रम शॉक्ड हो जाता है और प्रमोद से कहता है कि उसे लगता है माँ के गायब होने का कनेक्शन अभिषेक के मौत से है, वरना माँ के पर्स में वैसा ही सिंबल वाला सिक्का क्यों होता। विक्रम कहता है कि उसे लगता है कि उसकी माँ आज भी जिंदा है, पर उसके पापा उन्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाए। फिर विक्रम बताता है कि जब पवन एक्सीडेंट के बाद ठीक नहीं हो रहा था, तब माँ उसे और उर्मिला आंटी को लेके बरोना जंगल गई थी। उनका कहना था कि वहाँ जाके पवन ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर पवन की लाश मिली और माँ और उर्मिला आंटी गायब हो गई। फिर उनका पर्स मिला जिसमें यही सिंबल वाला कॉइन था। प्रमोद कहता है, इस केस को सॉल्व करते हुए हम तुम्हारी माँ को भी ढूंढ लेंगे। विक्रम तैयार हो जाता है। फिर हम अनन्या नाम की औरत को देखते हैं जो इलेक्शन लड़ने वाली है। उसका असिस्टेंट वेंकट उसे अभिषेक की भेजी हुई फोटो दिखाता है। असल में अभिषेक किसी के कहने पर वहाँ फोटो लेने गया था। अनन्या समझ जाती है कि सीएम के आदमी से इलेक्शन डील हो रही है। तब वो नए प्लान्स बनाती है। तभी अनन्या का हस्बैंड बंदूक चलाने लगता है और अनन्या उसे शांत कराती है। उसका हस्बैंड 2 सालों से चल नहीं पाता। पहले वो खुद ही इलेक्शन लड़ता था, अब अनन्या सब कुछ संभाल रही है, जो उसके हस्बैंड को पसंद नहीं है। फिर वेंकट एक रिपोर्टर को कॉल करता है और कहता है, अब तुम्हें अपना काम करना है, सुजय और विजय के बारे में क्वेश्चन उठाओ। रिपोर्टर प्रेस में पुलिस से पूछता है कि क्या अभिषेक के मर्डर में सुजय और विजय का हाथ है, क्योंकि अभिषेक ने उनकी कुछ फोटो ली थी। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं होता। प्रमोद और उसका साथी जब अभिषेक की ली हुई फोटो देखते हैं तो प्रमोद का साथी कहता है, इसी फोटो की वजह से अभिषेक की जान गई। प्रमोद कहता है, इसे हटा दो, हमें इस लफड़े में नहीं पड़ना। दोनों भाई बहुत खतरनाक है। न्यूज़ पर जब सुजय और विजय के बारे में दिखाया जा रहा है तो विजय भड़क जाता है। उसकी माँ लीला पूछती है, क्या तुमने ये सब किया है?
दोनों भाई मना कर देते हैं कि अगर हम करते तो लाश भी नहीं मिलती। उधर विक्रम वही अभिषेक की खींची गई फोटो देखने आता है, लेकिन फोटोज डिलीटेड थी। इस पर प्रमोद कहता है, मुझे कुछ नहीं पता और तुम भी इस मामले से दूर रहो। साथ ही वो बताता है कि अगर अभिषेक के बारे में ही पता लगाना है तो जाके उसकी बीवी शिवना से बात करो, जो वहाँ पास में ही रहती है। फिर जब विक्रम शिवना से मिलने जाता है तो वहाँ पहले से ही अनन्या आई होती है उसे तसल्ली देने। वहाँ जब विक्रम अभिषेक के पड़ोसी से उसके बारे में पूछता है तो एक आंटी कहती है, बबलू की मौत देखकर हम सब डर गए हैं। ये बबलू नाम सुनकर विक्रम हैरान रह जाता है। तभी उसके पास अनन्या का कॉल आता है, जो उसे खिड़की के पास बुलाती है और विक्रम उसे मिलने जाता है। तब हमें पता चलता है कि जिसे विक्रम शादी करने वाला था, कविता, वो अनन्या की बहन थी और अब कविता कोमा में है। इसके बाद सीएम अनन्या को मिलने के लिए बुलाता है तो अनन्या उससे वही अभिषेक वाली फोटो दिखा देती है। आपका आदमी उन दोनों से पैसा ले रहा था। ये देखकर सीएम चुप हो जाता है और अब वो उसका टिकट भी कैंसिल नहीं कर सकता। फिर एंट्री होती है रिया नाम की एक सीआईबी ऑफिसर की, जो इस कहानी की मेन कैरेक्टर है, जो अपने काम में एक्सपर्ट है और काफी बड़े केसेस सॉल्व कर चुकी है। उसके हेड उसे बताते हैं कि उसका प्रमोशन हुआ है और अब उसे किसी और जगह जाना है, लेकिन रिया कहती है, सर मैं डेस्क जॉब और नहीं करना चाहती। असल में 2 साल पहले रिया एक केस में उलझ गई थी जिसमें एक छोटी बच्ची मर गई थी और तब से रिया को अक्सर उस बच्ची के भूत या इल्यूशन नजर आता है। इसी वजह से उसे डेस्क जॉब दी गई थी। लेकिन अब रिया कहती है कि वो फील्ड में वापस जाना चाहती है और वो चंद्रदासपुर केस ले लेती है। दूसरी ओर विक्रम अपने पापा को बताता है कि अभिषेक का असली नाम बबलू था और ये नाम तो उर्मिला आंटी के बच्चे का भी था, जो माँ के साथ गायब हो गई थी। विक्रम कहता है, जरूर इन दोनों में कोई कनेक्शन है। ये सुनकर विक्रम के पापा भी हैरान हो जाते हैं। अगले दिन विक्रम उर्मिला के घर प्रमोद के साथ जाता है और पूरे घर की तलाशी लेता है। तब उसे एक जगह खून पड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो कहता है, जरूर अभिषेक को यहाँ मारा गया होगा। फिर उसका धड़ कोई ले गया और बाकी लाश को नदी में बहा दिया गया। उसके बाद हमें अयष्ट यंत्र दिखाई जाती है, जिसके पास अभिषेक का धड़ पड़ा है। मतलब 1952 वाला ग्रुप फिर से एक्टिवेट हो गया है, जो एक इंसान को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। फिर कुछ साल पहले का सीन दिखाते हैं, जब विक्रम की माँ उर्मिला और अपने बच्चे पवन के साथ वरुणा जंगल में आई थी। वहाँ वो एक आदमी को वही सिंबल वाला कॉइन दिखाती है और कहती है, मुझे कुछ मांगना है। वो आदमी वो कॉइन यंत्र में डाल देता है और कहता है, मांग लो जो मांगना है। तब विक्रम की माँ अपना अंगूठा उस यंत्र में डालती है और कहती है, मुझे मेरे बच्चे की जान बचानी है। तभी उसका अंगूठा कट जाता है। आदमी कहता है, तुम्हें वरदान मिल गया। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ धमाका हो जाता है। उर्मिला दूर जाकर गिरती है और माँ का क्या हुआ पता नहीं चलता। एपिसोड 2 में कहानी 7 साल पहले जाती है, जहाँ विजय और सुजय के पीछे एक बाहुबली पड़ा है, इसीलिए दोनों छिपे हुए हैं। विजय की माँ लीला एक लेडी के पास आकर वरदान मांगती है, मुझे मेरे बच्चों को बचाना है। वो औरत उसे वही सिंबल वाला सिक्का देती है और कहती है, वरुणा जंगल जाओ और वरदान मांग लो। लीला जंगल जाती है, सिक्का यंत्र में डालती है, अंगूठा रखती है और कहती है, मेरे बच्चों की जिंदगी बच जाए और उनके दुश्मन का अंत हो जाए। अंगूठा कट जाता है और वरदान काम कर जाता है। तभी उस बाहुबली के गुंडे सुजय विजय को मारने आ जाते हैं, लेकिन एकदम से कुछ मधुमक्खियां आ जाती हैं और उन गुंडों पर अटैक कर देती है। कोई भी मधुमक्खी सुजय विजय को नहीं काटती और उनकी जान बच जाती है। और बाहुबली जब खाना खा रहा है तो खाना गले में अटक जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मतलब वरदान सच में काम कर रहा था। अब वापस प्रेजेंट में रिया अपनी टीम के साथ चंद्रदासपुर पहुंच जाती है केस सॉल्व करने के लिए और तुरंत काम शुरू कर देती है। ये देखकर प्रमोद भी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी किसी को इतनी तेजी से काम करते हुए नहीं देखा। उधर विक्रम इंश्योरेंस एजेंट बन के अभिषेक की बीवी शिवना से मिलता है। बातों बातों में अभिषेक की माँ का जिक्र करता है, जिसके जवाब में शिवना बताती है, वो तो जिंदा है, एक आश्रम में रहती है। ये सुनकर विक्रम बहाना बना के एड्रेस ले लेता है। फिर हम लीला को देखते हैं, जो उसी लेडी से एक कॉइन मांगती है। मुझे एक और वरदान चाहिए। लेडी उसे दे देती है। वही मैथिली नाम की एक औरत है, जो हमेशा उस लेडी के साथ रहती है। लीला जाकर सुजय विजय से कहती है
जंगल जाओ, सिक्का डालो और अपना वरदान मांगो, बदले में अंगूठा देना पड़ेगा। पहले दोनों मना कर देते हैं, फिर मान जाते हैं। उधर रिया ने प्रमोद को काम करवा करवा के परेशान कर दिया था और वो अभिषेक की खींची हुई फोटो के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ कोई फोटो नहीं होती। वहीं अनन्या का नाम भी केस में आता है तो रिया अगले दिन उसे मिलने चली जाती है, लेकिन अनन्या एक मीटिंग में जा रही है तो रिया उसकी कार में बैठ जाती है कुछ सवाल पूछने के लिए। रास्ते में रिया अनन्या से कई क्वेश्चंस करती है और अनन्या बिना डरे सबका जवाब देती है, लेकिन तभी ड्राइवर कार कहीं और ले जाता है। असल में ड्राइवर की बेटी को विजय ने मारने की धमकी दी थी। इस डर से ड्राइवर कार ले गया। तभी विजय और उसके आदमी आकर अनन्या पर हमला करते हैं क्योंकि वो उसे मारना चाहते थे, वरना अनन्या उन्हें जेल भिजवा देती। रिया और अनन्या गुंडों से लड़ती हैं और मौका मिलते ही अनन्या भाग जाती है। रिया को एकदम से वो छोटी बच्ची नजर आती है और विजय का आदमी उसे बेहोश कर देता है। उधर विक्रम जाके उर्मिला से मिलता है जो कम्प्लीटली पागल हो चुकी है और एक कोने में पड़ी है। विक्रम उसे अपने बारे में याद दिलाता है और माँ के बारे में भी पूछता है। उर्मिला कहती है उन्हें तो शैतान उड़ा ले गया, वरदान का कोई फायदा नहीं हुआ। ये कहकर वो चिल्लाने लगती है। अब विजय सुजय को पता चलता है कि रिया एक CIB ऑफिसर है और अब उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करे। सुजय अपने भाई को डांटता है, ये क्या पंगा ले लिया। फिर वो रिया को गाड़ी की डिक्की में डलवा देता है ताकि उसे हमेशा के लिए गायब कर सके। फिर वो सीधे उसी जगह पहुंच जाते हैं वरदान मांगने, ताकि सब मुसीबत खत्म हो जाए। विक्रम भी वरदान के बारे में सुनकर वरुणा जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ सुजय अपने साथ बिरजू नाम के एक आदमी को ले आया है। असल में ये लोग बिरजू से ही अपने लिए वरदान मांगने के लिए कहते हैं ताकि बिरजू अपना अंगूठा कटवा ले। ये लोग बिरजू को काफी सारा पैसा भी देते हैं और बिरजू भी मान जाता है। फिर बिरजू जाके वो सिक्का उसी यंत्र में डालता है और अंगूठा रखकर एक वरदान मांगता है, और ये वरदान क्या था ये हमें बाद में पता चलेगा। फिर बिरजू का अंगूठा कट जाता है और विजय सुजय एकदम से उसी यंत्र वाले आदमी पर बंदूक तान देता है कि जब तक हमारा ये वरदान पूरा नहीं होता तब तक तुम कहीं नहीं जाओगे। इस पर वो आदमी हंसने लगता है। तभी उधर अचानक कोई आता है और दोनों भाइयों का हाथ काट कर उन्हें मार देता है, लेकिन उसने बिरजू को नहीं मारा क्योंकि बिरजू का अंगूठा कटा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ विक्रम आता है और रिया भी तब तक होश में आकर डिक्की ठोक रही थी। तब विक्रम रिया को बाहर निकालता है और देखता है कि वहाँ विजय और सुजय की लाश पड़ी है, जिनके एक एक हाथ गायब है और उनपे भी वही सिंबल बना हुआ है। ये देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में शास्त्री नाम का आदमी जो साया देख सकता है, उसे सडनली अपनी मौत नजर आती है, जिससे वो डर जाता है। इधर CIB और पुलिस वाले जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और विक्रम जब नीचे जाके देखता है तो वहाँ टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है, जो काफी अजीब बात थी। फिर जब विक्रम आगे जाकर देखता है तो उसे एक अजीब सा पुतला बना हुआ नजर आता है। फिर बिरजू को रिया इंटरोगेशन के लिए ले आती है और बिरजू सब कुछ बता देता है कि कैसे उसने अंगूठे के बदले वरदान मांगा और जिसने विजय सुजय को मारा वो कोई भूत जैसा था। फिर बिरजू कहता है कि बाकी मुझे कुछ नहीं पता। उसके बाद यह अनन्या को भी पूछताछ के लिए बुलाती है क्योंकि उसकी दुश्मनी दोनों भाइयों से थी। फिर विक्रम से भी पूछताछ की जाती है तो विक्रम कहता है, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ जो 22 साल पहले गायब हो गई थी और उनके पर्स में से एक सिंबल वाला सिक्का मिला था। उसी पहेली को जोड़ते जोड़ते मैं उस जगह पहुँच गया था। फिर विक्रम कहता है, आप चाहे तो मुझे भी इस केस में शामिल कर लीजिए क्योंकि मैं भी पुलिस वाला ही हूँ, आपके काम आऊंगा। तब रिया भी मान जाती है। फिर वो दोबारा बिरजू से वरदान के बारे में पूछती है, जिस पर बिरजू बताता है कि कई साल पहले इन दोनों की माँ लीला ने वरदान मांगा था कि सुजय विजय जिंदा बच जाए और उनके दुश्मन का अंत हो जाए। तब जाके सबसे बड़ा बाहुबली अपने आप मर गया था। उस दिन के बाद से लीला का एक अंगूठा गायब था। साथ ही वरदान मिलने के बाद वो सिक्का वापस कर दिया जाता है और उस सिक्के के पीछे भी एक सिंबल बना होता है। अब रिया को समझ नहीं आता कि जब वरदान काम करता है तो अब सुजय विजय जिंदा क्यों नहीं है। इसके बाद रिया से मिलने शास्त्री आता है और बताता है कि मेरी मौत का समय आ गया है, मुझे मृत्यु दिखाई दे रही है और जिसने भी अब तक खून किया है वो मुझे भी मारने वाला है। इस पर रिया पूछती है, वो कातिल आपको क्यों मारेगा, आपका तो इस केस से कोई लेना देना नहीं। तब शास्त्री बताता है, मेरा एक दोस्त है जमील खान, उसने इस केस पर काफी रिसर्च की है
उसी ने बताया कि अब किसी शौनक की हत्या होने वाली है, जिसे सब लोग गुरु कहते हैं, और मैंने कई लोगों को विद्या दी है। ये सुन के रिया हैरान रह जाती है। तभी वहाँ शास्त्री की बीवी आती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर चलिए, खाने का समय हो गया है और हमारा बेटा अमृत इंतजार कर रहा है। तब शास्त्री जी भी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। इसके बाद विक्रम जमील से जाके मिलता है और उसे इस केस के बारे में डायरेक्टली पूछने लगता है कि आपको ये सब कैसे पता चला। लेकिन जमील तुरंत उसे भगा देता है, ये सब मैं तुझे क्यों बताऊं। तब विक्रम को अनन्या का मैसेज आता है। वो उसे एक होटल में मिलने बुलाती है। इधर रिया शास्त्री और उसकी बीवी के बारे में पता करती है कि उनका बेटा अमृत तो कई साल पहले ही मर चुका है, लेकिन ये दोनों आज भी मानते हैं कि वो जिंदा है। फिर रिया को पता चलता है कि बिरजू का बेटा अवधेश 5 साल से गायब था, जो अब अचानक घर आ गया है। ये सुन के रिया तुरंत बिरजू के पास आती है, जिसे उन्होंने कैद में रखा था। रिया पूछती है, सच बताओ, तुमने वरदान में क्या मांगा था? तब बिरजू कहता है, मैंने अपने बच्चे अवधेश के घर वापस आने के लिए वरदान मांगा था। साथ ही वो रिया को कातिल के बारे में भी बताने लगता है, ताकि ये लोग उसे जाने दे। इधर अनन्या के साथ विक्रम होटल में आता है और अनन्या वहाँ अपने पति पर नजर रखने आई थी। असल में अनन्या का पति कुछ समय पहले ठीक हो गया था, लेकिन अभी भी सबके सामने नहीं चल पाने का नाटक करता है, ताकि बाद में इलेक्शन में खड़ा होके सिंपैथी वोट ले सके। अनन्या के पति का प्लान था अनन्या को इलेक्शन से हटाने का, लेकिन अनन्या उसकी फोटो ले लेती है ब्लैकमेल करने के लिए। इसके बाद अनन्या की मदद से विक्रम जाके जमील से मिलता है, क्योंकि अनन्या ने जमील के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ करवाया था। फिर विक्रम जमील से बातों बातों में उन मर्डर्स के बारे में पूछता है कि आपको इस सब के बारे में कैसे पता चला कि अगला मर्डर किसी गुरु का होने वाला है। वही रिया शास्त्री जी से मिलने आई थी, क्योंकि बिरजू ने बताया था कि कातिल एक पुरानी तलवार से सबको मारता है, और शास्त्री जी ने भी ऐसी ही कोई तलवार के बारे में बताया था। इधर जमील विक्रम को बताता है कि जब मैं अपने घर की मरम्मत करवा रहा था, तब मुझे मेरे दादाजी का एक बॉक्स मिला, और जमील के दादाजी वही हैं जिन्होंने 1952 में लोगों के साथ मिलकर उन औरतों को रोका था। जमील आगे कहता है कि उसी बॉक्स के जरिए मुझे ये पता चला कि ये सारे मर्डर्स जो करा रहा है, उनका कनेक्शन किसी मंडल से है, जो एक सीक्रेट सोसाइटी है, और अब तक वो 3 लोगों को मार चुका है। इनमें से एक का धड़ गायब है और 2 लोगों के हाथ। साथ ही एक पेपर में 8 सिंबल्स दिखाए गए थे, मतलब अब तक 2 सिंबल्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक धड़ और एक हाथ। अब बचे हुए हैं टोटल 6 सिंबल्स, जिसे कंप्लीट करने के लिए मंडल और खून करेगा, और तीसरा मर्डर होने वाला है एक गुरु का, जिसका सर वो लोग ले जाएंगे। ये सब सुनकर विक्रम शॉक्ड हो जाता है। वहीं रिया शास्त्री जी से उनकी विद्या के बारे में पूछती है, साथ ही अमृत के बारे में भी पूछती है, जिस पर शास्त्री कहता है कि वो तो यही कुर्सी पर बैठा है। तब कुर्सी भी हिलने लगती है, मतलब शास्त्री जी सच कह रहे हैं। फिर उनकी वाइफ उन्हें चाय लाकर देती है और ये लोग उन्हीं मर्डर्स के बारे में बात करने लगते हैं। वहीं जमील विक्रम से कहता है कि मंडल के कुछ लोग एक अलग ही प्रोसेस फॉलो करते थे, जिनके पास एक यूनिक यंत्र भी था, जिसका फोटो भी उसी बॉक्स में था, पर ये अभी तक पता नहीं कि उस यंत्र से क्या होता है। फिर एकदम से शास्त्री जी को फिर से अपनी मौत दिखाई देती है और वो चलते चलते एक जगह टकरा जाते हैं और उनकी वहीं मौत हो जाती है। रिया तुरंत अपने टीम को बुलाती है और शास्त्री जी के वाइफ को देखने जाती है, पर यहाँ तो शास्त्री जी की वाइफ का गर्दन ही गायब था। ये देखकर रिया के भी होश उड़ जाते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है 1 साल पहले, जहाँ विक्रम अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उसके दरवाजे पर कोई एक पार्सल छोड़ जाता है। विक्रम उस बॉक्स को चेक करता है और फिर अपनी लवर कविता के साथ निकलता है। वो उसे बताता है कि उसका एक दोस्त था जो अब मर चुका है। उसने एक बड़ी कंपनी से पंगा ले लिया था। उसी से रिलेटेड ये बॉक्स उसके पास आया है, जिसमें डीडी के कंपनी की हार्ड ड्राइव है। इस पर कविता कहती है हमें मिलकर उसे एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि कविता एक जर्नलिस्ट थी, पर विक्रम मना कर देता है। रात को कविता घर पर वही हार्ड ड्राइव और सारे डॉक्यूमेंट्स देख रही है। विक्रम मना करता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे जान के लिए ही थ्रेट हो। फिर जब विक्रम घर वापस जाने लगता है तो उस पे कुछ लोग हमला कर देते हैं, और जब कविता उसे बचाने आती है तो एक आदमी उसके सर पर मारकर भाग जाता है। इसी वजह से कविता कोमा में चली जाती है। शायद ये आदमी डीडी के कंपनी के ही थे। प्रेजेंट में विक्रम रिया के पास जाता है और कहता है कि शायद शास्त्री जी की वाइफ ही वो गुरु थी जिसका सर मंडल वाले ले गए। जब विक्रम रूम में जाता है तो उसे एक अजीब सी स्मेल आती है,
तब रिया कहती है ये एक स्पेशल गैस है जो किलर विक्टिम के पास छोड़ता है, जिससे विक्टिम हिल भी नहीं पाता। विक्रम चुपके से उस गैस की गोली रख लेता है उसका एनालिसिस करने के लिए। फिर वो रिया को जमील की बातें बताता है कि आगे और मर्डर्स होने वाले हैं जिसमें किसी ना किसी का बॉडी पार्ट मिसिंग होगा। जब ये लोग शास्त्री और उनकी वाइफ कालिंदी का रूम चेक करते हैं तो एक अलमारी में उन्हें 8 सिंबल्स मिलते हैं। अगले दिन वो जमील को बुलाकर वो सिंबल्स दिखाते हैं। साथ ही रिया बताती है कि शायद कालिंदी ने शास्त्री जी की चाय में कुछ मिला दिया था, जिससे थोड़ी देर में उनकी डेथ हो गई और फिर कालिंदी ने खुद को बलि चढ़ा दिया क्योंकि वो ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। अब जमील कहता है कि बॉक्स में जो डायरी मिली थी उसी से मैं सब कुछ डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। रिया पूछती है कि डायरी में जो यंत्र की बात की गई है उसके बारे में बिरजू ने बताया था कि उससे किसी भी इंसान को वरदान मिल जाता है। साथ ही विक्रम की माँ ने भी उसी से वरदान लिया था, पर विक्रम का भाई तो जिंदा नहीं बचा। ये सब सोचकर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर विक्रम प्रमोद से मिलता है और उसे वही गैस वाली गोली देता है जिससे किलर बेहोश करता है। विक्रम प्रमोद से कहता है पता करो ये गोली कहाँ मिलती है, पर प्रमोद को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। इधर 4th सिंबल को डिकोड करने पर जमील को पता चलता है कि चौथा खून किसी राजकुमारी का होगा और उसका चेहरा निकाला जाएगा। तब विक्रम सोचने लगता है कि अब ये राजकुमारी कौन है। उसके बाद अनन्या अपना प्रचार करने गई है, तभी उसे विक्रम का कॉल आता है। विक्रम कहता है तुम भी तो किसी राजघराने से हो तो बच के रहना क्योंकि किलर तुम्हारे पीछे भी आ सकता है। लेकिन अनन्या कहती है मैं यहाँ सिक्योरिटी नहीं लेके आई हूँ, और वो विक्रम से ही कहती है कि तुम ही आ जाओ। थोड़ी देर में विक्रम वहाँ पहुँच जाता है। इधर रिया अभिषेक की वाइफ शिवना से पूछताछ करने लगती है कि अभिषेक कैसा आदमी था। तो शिवना बताती है कि अभिषेक के काफी लड़कियों के साथ चक्कर थे। एक बार तो उसने एक पुलिस वाले की बीवी के साथ भी अफेयर चला लिया था। फिर वो पुलिस वाला अभिषेक के पीछे पड़ गया। तब अभिषेक कुछ दिनों के लिए गायब हो गया और कुछ ही दिनों में पुलिस वाले की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जब अभिषेक वापस आया तो उसका अंगूठा कटा हुआ था। ये सुनकर रिया समझ जाती है कि जरूर उसने भी वरदान मांगा होगा। फिर शिवना बताती है कि अभिषेक के पास एक फोटो मिली थी जिसमें शास्त्री की वाइफ कालिंदी थी। ये देखकर रिया उस जगह का एड्रेस नोट कर लेती है। वहीं प्रमोद को एक आदमी बताता है जो दवा आप ढूंढ रहे हो वो एक वैद्य की दुकान पर मिलेगी। तो प्रमोद वहाँ चला जाता है। इधर अनन्या को प्रचार में देर हो रही है तो वो विक्रम के साथ पास में ही रुक जाती है। रात को जब अनन्या और विक्रम बात कर रहे हैं तो पता चलता है कि अनन्या विक्रम से प्यार करती है, लेकिन विक्रम को कविता से प्यार था, इसीलिए दोनों कभी एक नहीं हो पाए। बातों बातों में अनन्या विक्रम को किस करने लगती है, लेकिन विक्रम उसे रोक देता है और कहता है ये सही नहीं है और अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद उसे अनन्या के चिल्लाने की आवाज आती है। जाके देखता है तो बिट्टू उसे मार रहा है, जो विजय और सुजय का भाई था और उनकी मौत का बदला लेने आया था। तब विक्रम उसे पकड़ लेता है। वहीं प्रमोद उस वैद्य की दुकान पर पहुंच जाता है जहां उसे कुछ आवाजें आती है, इसीलिए वो अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद रिया भी वहां पहुंच जाती है क्योंकि यही वो जगह थी जहां कालिंदी खड़ी थी। रिया जैसे ही प्रमोद की बाइक देखती है वो तुरंत अपनी टीम को बुला लेती है, कहती है कुछ गड़बड़ है। फिर रिया को अंदर से आवाज आता है और वो अकेले ही अंदर चली जाती है। अंदर एक आदमी किसी का चेहरा काट कर ले जा रहा है। रिया उससे लड़ती है लेकिन वो आदमी उस पर भारी पड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। रिया देखती है कि वहाँ प्रमोद की भी लाश पड़ी है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर उसकी टीम आती है। जब विक्रम प्रमोद के बॉडी को देखता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। रिया के टीम के लोग बताते हैं कि वहाँ एक लाश पड़ी थी जिसका चेहरा गायब था और ये जरूर वही राजकुमारी थी जिसका चेहरा वो आदमी ले गया। मंडला मर्डर्स की एपिसोड 5 शुरू होती है 20 साल पहले एक आदमी के साथ जिसको एक जानलेवा बीमारी थी। उस बीमारी की वजह से उसके दादाजी की डेथ हो चुकी है, पिता की भी डेथ हो गई है और उसकी भी अभी होने वाली है। वो एक वरदान लेने के लिए आता है ताकि ये बीमारी उसके बेटे को ना मिले। वो आदमी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और मैथिली नाम की एक औरत को अपना बेटा सौंप देता है। मैथिली बोल और सुन नहीं सकती और इसी को हमने उस मिस्टीरियस लेडी के साथ देखा था जिसकी वो राइट हैंड है। प्रेजेंट टाइम में मैथिली वेंकट से मिलने आती है जो अब उसका बेटा है, वही बच्चा जिसके पिता ने वरदान लिया था। मैथिली उससे कहती है कि अयस्थ मंडल के मुताबिक अगला वही खत्म होगा और वो इससे भाग नहीं सकता, लेकिन एक तरीका है जिससे उसकी जान बच सकती है। उधर रिया राजकुमारी की बॉडी का एग्जामिनेशन करवा रही है।
राजकुमारी की मौत 6 घंटे पहले ब्रेन डेड होने से हुई थी। उसके पैर में एक इम्प्लांट भी था। रिया कहती है कि इम्प्लांट के सीरियल नंबर से लड़की का पहचान पता करो। अब वो विक्रम से मिलने जाती है, जो कि ट्रॉमा में है क्योंकि उसने ही प्रमोद को वहाँ भेजा था। अब रिया अपना ट्रॉमा शेयर करती है। 2 साल पहले एक शूट आउट में उसकी वजह से एक छोटी लड़की की डेथ हो गई थी, जो उसे आज भी हॉन्ट करती है। ये बात शास्त्री जी ने उसे बताई थी। रिया विक्रम को मोटिवेट करती है कि किलर अभी भी बाहर है और हमें किसी भी हाल में उसे रोकना है। तभी अनन्या अपने पति को इंजेक्शन देकर फिर से पैरालाइज कर देती है। दूसरी तरफ रिया से मिलने उसके सीनियर नवीन देसाई आते हैं और दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, जहां अनन्या अपने लोगों के साथ हंगामा खड़ा कर देती है। वो रिया को नीचा दिखाती है, कहती है कि रिया किसी काम की नहीं है, कोई केस सॉल्व नहीं कर पाती। वहीं विक्रम और जमील उस शॉप को चेक करते हैं जहां प्रमोद की डेथ हुई थी। वहां उन्हें बहुत सारे किताबें मिलती हैं और तब उन्हें एक सीक्रेट चैम्बर मिलता है जिसमें वही यष्टमंडल का सिंबल होता है। अब विक्रम को एक क्लीनर से पता चलता है कि वहाँ एक गूंगी बहरी औरत आती थी, जो और कोई नहीं बल्कि मैथिली ही थी, और लीला यादव जो कि सुजय विजय की माँ थी, वो भी आती थी। फिर विक्रम लीला के घर जाता है और उससे बात करता है। लीला बताती है कि उसने वरदान के बारे में कालिंदी दीदी यानी शास्त्री जी की वाइफ से सुना था। वही मिस्टीरियस लेडी थी जिसके साथ मैथिली खड़ी थी। लीला पूरा वरदान सिस्टम एक्सप्लेन करती है और एक सील दिखाती है जिसमें अष्टमंडल का सिंबल बना होता है। फिर वो बताती है कि मैथिली ही वेंकट की माँ है, बायोलॉजिकल नहीं पर माँ का दर्जा जरूर है। विक्रम रिया को वेंकट के घर भेजता है, लेकिन वहाँ वेंकट नहीं मिलता क्योंकि वेंकट अब गायब है। अब विक्रम जमील के साथ उसे वरुणा के जंगल में बुलाता है। जमील बताता है कि अगला सिंबल डिकोड हो चुका है। उसके मुताबिक दास पुत्र मरेगा और वेंकट ही दास पुत्र है जिसके पिता भरद्वाज जी की सेवा करते थे। तीनों बेस पर जाते हैं जहां जमील कहता है कि शायद यहाँ इलेक्ट्रोकाइनेटिक फोर्सेस है, इसीलिए टॉर्च लाइट वगैरह काम नहीं करती। वहाँ की एनर्जी काफी डिस्टर्ब्ड होती है। अब विक्रम उन्हें एक सिंबल दिखाता है जिसे रिया पहचान लेती है। कहती है ये तो द विट्रुवियन मैन है, लियोनार्डो डा विंची की फेमस पेंटिंग। ये सिंबल है ह्यूमन प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स का रिप्रेजेंटेशन। ये ह्यूमन सर्कल और स्क्वायर के बीच होता है जो सिंबलाइज करता है हार्मनी। और कॉइन्स पर जो सिंबल था वो भी यही विट्रुवियन मैन था, जिसको यहाँ यष्ट कल्ट से रिप्रेजेंट किया गया है। बेसिकली मंडल भी सर्कुलर होता है, तो ये दोनों चीजें कनेक्टेड थी। विक्रम उन्हें वहाँ इसीलिए लाया था क्योंकि अब वो यष्ट की सभी मोहरों को क्लूज के साथ जोड़ने लगता है। जैसे वो सभी मोहरों को सेट करता है, एक बड़ा सिंबल वॉल से निकलता है, वही विट्रुवियन मैन यानी संपूर्ण मानव अयष्टमंडल। अब जमील बताता है दशराथिक का धड़, शुंभ निशुंभ की भुजाएं, शौनक का सर, राजकुमारी का चेहरा, सब मिला के एक संपूर्ण मानव बनाया जा रहा है जो कि अयष्ट है। मुझे लगता है कि ये कोई हायर बीइंग है जिसे आने के लिए एक परफेक्ट ह्यूमन बॉडी चाहिए, और ये कल्ट उसी को प्रिपेयर कर रहा था। कुछ देर बाद रिया और विक्रम ऑफिस आते हैं। रिया का जूनियर उसे एक बॉक्स दिखाता है जो वेंकट के घर में मिला था। उसमें एक लड़की की फोटो और कविता का लॉकेट था। विक्रम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और तभी इम्प्लांट की डिटेल्स भी आती है। जिस राजकुमारी का फेस लिया गया था वो कविता ही थी, क्योंकि वो भी राजघराने से ही थी। अनन्या और कविता दोनों बहनें थी, तो किसी भी एक का फेस यूज हो सकता था। जब विक्रम को ये बात पता चलती है कि उसके प्यार के साथ क्या हुआ और वो खत्म हो चुकी है, तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब वेंकट एक खंडर में छुपा है और अपने पास्ट को याद कर रहा है। बचपन में पहली बार उसने कविता से मिला था और दोनों दोस्त बन गए थे। तभी वहाँ एक योद्धा वेंकट को मारने आ जाता है, लेकिन तभी वो उसे रोकता है और उसको बिरजू के बेटे से मिलाता है जिसको उसने बांध के रखा हुआ था। ये देखकर योद्धा थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहता है उसको दास पुत्र चाहिए जिसके पिता को वरदान मिला हो। तो बिरजू का बेटा भी एक दास पुत्र ही है और बिरजू को भी वरदान मिला था, तो वो उसको मार दे और वेंकट को छोड़ दे। योद्धा तभी अपना तलवार घुमाते हैं और किसी की तो जान चली जाती है। लेकिन यहाँ ये क्लियर नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या हुआ। एपिसोड 6 में 25 साल पहले जमील दुनिया भर घूमता था, एडवेंचर करता रहता था, और ऐसे ही एक एडवेंचर में वो गया था जहाँ वो कई दिनों तक घर से कांटेक्ट नहीं कर पाया। और जब फाइनली उसने घर में कांटेक्ट किया तो उनके बेटे जुल्फी ने बताया कि उनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही। जुल्फी की आंटी ने जमील से कह दिया कि अब उनका इससे कोई लेना देना नहीं, और जुल्फी को लेकर चली गई। अब 2022 में शास्त्री जी जमील के पास नूर नाम की एक छोटी लड़की को लेकर आते हैं जो एक्चुअली जुल्फी की ही बेटी है।
और अब क्योंकि जुल्फी और उसकी वाइफ दोनों नहीं रहे तो नूर की जिम्मेदारी जमील के ऊपर आ गई है। वो अपने बेटे को तो नहीं संभाल पाया लेकिन अपनी पोती नूर को बहुत प्यार से रखता है। प्रेजेंट टाइम में वो लोग अगले सिंबल को डिकोड कर लेते हैं जिसका मतलब होता है हार्ट ऑफ अ चाइल्ड। इसी बीच में रिया एक क्राइम सीन पे होती है क्योंकि वहाँ बिरजू के खोए हुए बेटे की पैर कटी बॉडी मिलती है, यानी कि योद्धा ने डील एक्सेप्ट कर लिया था और वेंकट की जान बच गई थी। तभी विक्रम कविता के बॉडी के पास बैठा है और रो रहा है। वहाँ अनन्या भी आती है जो खुद भी काफी उदास है। विक्रम कहता है कि कविता की चेन चोरी हुई है जो वेंकट के पास मिली और डिस्चार्ज पेपर्स पर अनन्या के साइन थे। तो अनन्या कहती है कि वो बहुत सारे पेपर साइन करती है, उसने कभी किसी पे शक नहीं किया। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि अनन्या का बेटा ऋत्विक किडनैप हो गया है और सीसीटीवी फुटेज में दिखाते हैं कि योद्धा उसे ले जा रही है। रिया पूरे टीम को ऋत्विक को ढूंढने में लगा देती है और एक ओल्ड लेडी बताती है कि उसने एक सस्पिशियस एम्बुलेंस को देखा था। रिया पूरे शहर को छानने लगती है। इसी बीच एक नया ऑफिसर केस लेने आ जाता है जिससे रिया काफी अपसेट हो जाती है। अब उनको एक एम्बुलेंस मिलती है जो दूर खड़ी है लेकिन उसके अंदर से शार्प डार्ट्स फायर हो रहे हैं तो कोई उसके पास नहीं जा पाता। उसी टाइम पे विक्रम वेंकट के घर जाता है लेकिन वेंकट ऑलरेडी वहाँ आके एक सीक्रेट चेम्बर से कुछ टेप्स लेके निकल चुका है। विक्रम को वहाँ एक नए फ्लैट का एड्रेस मिलता है और वो वहाँ चला जाता है जहाँ उसे वेंकट मिलता है जो उन्हीं टेप्स को देख रहा है और वो स्पाई कैम फुटेज होती है जो उसने कविता को स्टॉप करने के लिए लगाई थी क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। अब विक्रम उसे मारने लगता है और तब उसे सच पता चलता है। वेंकट कहता है कि बचपन से वो कविता से प्यार करता था इसीलिए उनके घर में भी काम करने लगा और जब वो उसे प्रपोज करने ही वाला था तो उसने विक्रम को कविता के साथ देख लिया। एक दिन उसने चुपके से कविता के घर पे स्पाई कैम लगा दिया ताकि वो उसकी हर एक मूव देख सके। तभी उसने एक पॉलिटिकल पार्टी स्कैम का सच देख लिया और उसने पार्टी के लीडर समर राणा को इन्फॉर्म कर दिया जिसके आदमी विक्रम को मारने आए थे। लेकिन कविता वेंकट की गलती की वजह से कोमा में चली गई और विक्रम को अब पता चलता है कि लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली। इसका मास्टरमाइंड वेंकट ही था। विक्रम अब गुस्से में उसे बुरी तरह से पीटने लगता है लेकिन तभी टेप में कविता की आवाज सुनाई देती है जो विक्रम को रोकती है और वो रुक जाता है जैसे कविता खुद कह रही हो रुक जाओ। दूसरी ओर रिया ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और एम्बुलेंस तक जाती है जहां उसे पता चलता है कि उसके अंदर ऑटोमेटिक डार्ट मशीन लगी है जो मूवमेंट ट्रैक करके फायर करती है। रिया किसी तरह उस मशीन को डिसेबल करती है और ऋत्विक को बचा लेती है और अब भी उसे वो छोटी लड़की दिखती है जिसकी मौत उसके वजह से हुई थी जिससे रिया ट्रॉमा में चली गई थी। लेकिन आज उसने अपने आप को रिडीम कर लिया। उसने एक जान बचा ली जिस वजह से वो लड़की मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है, यानी कि रिया का ट्रॉमा फाइनली हील हो गया है। तब जमील को एक आइडिया आता है और वो एक पुरानी किताब पढ़ता है जिसमें चरणदासपुर के बारे में लिखा होता है। वहाँ से उन्हें पता चलता है कि उनका बड़ा भाई यानी उनके ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन उनको अयशथियों ने मार दिया था लेकिन उन्हें तो पैदा होते ही एक बीमारी हो गई थी, यानी कि वो उस बीमारी से नहीं मरे। मतलब उनके दादाजी ने उनके लिए भी वरदान लिया था और जो बीमारी उन्हें थी वही सेम बीमारी नूर को भी है। तभी वो जुल्फी की लास्ट फोटो देखते हैं जिसमें उसका अंगूठा कटा हुआ है। दैट मीन्स उसने भी नूर के लिए वरदान लिया था और असली हार्ट ऑफ चाइल्ड नूर ही है। जमील उसे बचाने के लिए कुछ करता लेकिन तभी वहाँ योद्धा आ जाते हैं। एपिसोड 7 में फिर से रिया खुद के ही इंजर्ड होने वाले विजन्स देख रही है और अभी वो यश के बारे में भी बोल रही है जो कि काफी शॉकिंग है। होश में आने पर वो जमील से मिलती है जो उसे एक किताब दिखाते हैं जिसके अंदर अनंत और नंदिनी नाम के एक साइंटिस्ट कपल की फोटो होती है। लेकिन नंदिनी देखने में बिल्कुल रिया जैसी है और जमील कहता है कि रिया भी यश का एक हिस्सा है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है 1952 से एक साल पहले 1951 में, जहां हम देखते हैं साइंटिस्ट कपल अनंत और नंदिनी को जो चंद्रदासपुर आए हैं एक न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए। वहां वो लोकल मुखिया मिस्टर खान और एक ऑथर रॉबर्ट से मिलते हैं जो कि एक फॉरेनर है लेकिन अब यहीं का बन गया है और वो किताब जिसे जमील ने पढ़ा था वो रॉबर्ट ने ही लिखी थी। अब अनंत और नंदिनी को ये बात पता चलती है कि यहाँ कोई यष्ट स्थल है जहाँ कुछ औरतें यष्ट को पूजती है। लोग उन्हें विचस समझकर उस जगह से दूर रहते हैं। अनंत और नंदिनी उनसे बात करने जाते हैं क्योंकि पावर प्लांट के लिए वो जगह हटानी पड़ेगी। नंदिनी पहले अकेले जाती है, उसे वहाँ रुक्मिणी मिलती है जो उसे यष्ट के बारे में बताती है।
जिसे वो और उसके लोग पूछते हैं। रुक्मिणी कहती है कि यश अपने भक्त खुद चुनता है। अनंत जल्दी वहाँ जाता है और रुक्मिणी से कहता है कि वो खुद ये जगह खाली कर दे, वरना वो जबरदस्ती खाली करवा लेगा। ऑब्वियसली वो साइंटिस्ट है, तो यश और इन बातों पे विश्वास नहीं करता। वापस आकर नंदिनी के दिमाग में यश के बारे में ही ख्याल आने लगते हैं। रुक्मिणी की बातें याद आने लगती है और वो अनंत से कहती है कि वो जगह सच में अलौकिक है, वहाँ एक अलग ही एनर्जी है। वो कहती है कि उन्हें कोई दूसरी जगह देख लेनी चाहिए, लेकिन अनंत कहता है कि वो जगह नहीं बदलेगा, पावर प्लांट वही बनेगा। अब यश स्थल को तोड़ दिया जाता है, जिससे नंदिनी काफी परेशान होती है। अनंत उसे घर जाने को बोलती है और कहता है वो थोड़ी देर में आएगा। रास्ते में नंदिनी को रुक्मिणी मिलती है, जो कहती है कि अब चंद्रदासपुर को मोल चुकाना पड़ेगा। नंदिनी आगे बढ़ जाती है, लेकिन उसे आसमान में यश की झलक दिखाई देती है, जिससे वो और भी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद रुक्मिणी नंदिनी के घर आती है और उसे यश ग्रंथ दिखाती है, यानी कि वो किताब जो जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई है। रुक्मिणी कहती है कि जब यश ने पहली बार अवतार लिया था, तब उसने खुद ये किताब लिखी थी, जिसमें रूल्स, रिचुअल्स और प्रेडिक्शंस है। नंदिनी पूछती है कि वो ये सब उसे क्यों बता रही है, तो रुक्मिणी कहती है कि इस किताब में नंदिनी का जिक्र एक प्रेडिक्शन के रूप में है। यश को पहले से पता था कि वो यहाँ आएगी और उसके लिए कुछ करेगी। फिर वो एक पेज पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर यश स्थल तोड़ा गया तो यश का जन्म होगा और उसके निर्माण में वही औरत मदद करेगी जिसने उस स्थल के विनाश में हिस्सा लिया होगा। रुक्मिणी अब बताती है कि उस औरत के 3 खूबियां होंगी। पहला, वो एनर्जी के किसी यंत्र पर काम कर रही होगी और हमने वो ब्लूप्रिंट भी देखा। दूसरी, वो प्रेग्नेंट होगी। ये सुनकर नंदिनी हिल जाती है, क्योंकि वो वाकई में प्रेग्नेंट थी और ये बात उसने अब तक अनंत को भी नहीं बताई थी। तीसरी, वो एक विडो होगी। ये सुनकर नंदिनी कहती है कि उसका पति जिंदा है, तो ये प्रेडिक्शन गलत है और ये लेडी वो नहीं हो सकती। लेकिन तभी एक शॉकिंग न्यूज आती है कि अनंत का एक्सीडेंट हो गया है। उसके ऊपर एक पेड़ गिर गया और उसकी मौत हो गई। अब कहानी 1 साल आगे 1952 में आ जाती है और नंदिनी को रुक्मिणी की बातें सच लगती है कि यश के बनने के बाद साइंस भी बदल जाएगा और मरे हुए जिंदा हो जाएंगे। नंदिनी फिर फाइनली यश ग्रंथ के अंदर बने हुए ब्लूप्रिंट को अपने ब्लूप्रिंट के साथ मिलाकर वो यंत्र बना देती है, जो था द यश यंत्र। ये यंत्र एनर्जी पर काम करता था, उसे चार्ज करता था, क्योंकि इंसान एनर्जी से ही बने होते हैं, तो एनर्जी के जरिए उसके सुख दुख बदले जा सकते हैं। उसे वरदान ऐसे ही मिलते हैं। आज यश का निर्माण पूरा हो गया है और बस उसका जिंदा होना बाकी है, और अब तक बहुत लोगों की बलिदान हो चुकी है। और वरदान का मोल कभी अंगूठा था ही नहीं, बल्कि हमेशा से लोगों की जान थी, जो सही समय पर ले ली जाती थी। अब यंत्र एक्टिवेट होता है और यश जागने लगता है, लेकिन रुक्मिणी पूरा सच बताती है कि यश के आते ही धरती का सर्वनाश होगा। आसमान से बीमारियां और कीड़े बरसेंगे। जो यश को नहीं मानते, उनकी पूरी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी और सबके मरने के बाद यश एक नई दुनिया बनाएगा। ये सब सुनकर नंदिनी हिल जाती है, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी कुछ और थी। उसका सपना सबको ठीक करने का था, ना कि सब कुछ बर्बाद करने का। तो वो यंत्र को रोकने लगती है। तभी रुक्मिणी उसे स्टैब कर देती है। इसी बीच गांव वाले अयास्थियों पर अटैक कर देते हैं और यही सीन हमने एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में देखा था। और इसी दौरान नंदिनी यश के बॉडी को जला देती है, और वो हाथ जो स्टार्टिंग में बॉडी को जला रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि नंदिनी ही थी। अब नंदिनी एक बच्ची को जन्म देती है और चंद्रदासपुर में एक पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे उस जगह पर वो बच्ची मिलती है, और वो थे रिया के नाना जी। यानी नंदिनी के बेटी को उस पुलिस ऑफिसर ने गोद लिया और उसी बेटी ने रिया को जन्म दिया। अब रिया कहती है कि उसे जो विजन्स आते थे वो नंदिनी थी, जो हमेशा से उसे कुछ बताना चाहती थी, और आज उसने एक शब्द बोला, यश। और इसी वजह से रिया को पता चला कि यश के साथ क्या करना है। उसे भी ये चीज रोकनी होगी। एपिसोड 8 स्टार्ट होता है एक योद्धा से, जिसका नाम मोक्ष है। कभी उसने तपते लोहे पर खड़े होकर टेस्ट दिया, तो कभी घंटों तक ध्यान लगाए। वो अपने आप को सांपों से, जहरीले बिच्छुओं से कटवा चुकी थी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे एक महायोद्धा बनना था। परीक्षा पूरी होने पर कालिंदी ने उसे महायोद्धा अपॉइंट किया था, यानी शास्त्री जी की बीवी ने। तभी विक्रम घर आता है। उसके पिता उसे दिल्ली वापस ले जाने की जिद करते हैं। दोनों के बीच आर्गुमेंट हो जाती है। इसी दौरान योद्धा आती है, विक्रम को बेहोश कर देती है और अपने साथ ले जाती है।
क्योंकि अब आखिरी सिंबल पूरा करना था, जो था अलौकिक संतान का रक्त। रिया को जब विक्रम के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत फोर्स को एक्टिवेट करने के लिए कहती है, लेकिन ये केस अब उसके अंडर नहीं था तो उसे फोर्स का एक्सेस नहीं मिलता। तब अनन्या उसे लोकल पुलिस का सपोर्ट देती है, क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा था वो विक्रम से प्यार करती है। इसी बीच दूसरी पुलिस फोर्स को मैथिली का पता लगता है। जब वो उसके एड्रेस पर जाते हैं तो पुराने डॉक्यूमेंट्स जले हुए मिलते हैं, लेकिन वो रुक्मिणी की फोटो बचा लेते हैं और जमील के पास ले जाते हैं, क्योंकि वही कुछ बता सकता था। दूसरी ओर रिया को पता चलता है कि विक्रम को एक टेम्पो में ले जाया गया है, तो वो सारे चेक पॉइंट्स अलर्ट कर देती है। लेकिन ये योद्धा काफी पावरफुल थी। वो चेक पॉइंट के पुलिस ऑफिसर्स को मारते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। रिया ट्रेसेस को फॉलो करते हुए जंगल पहुंच जाती है और एक फैसिलिटी के बाहर पहुंच जाती है, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं होता। वो देखती है कि फैसिलिटी एक सीक्रेट वॉल्ट जैसा है जो बेसमेंट तक जा रहा है। जब वो अंदर जाती है तो एक पुलिस ऑफिसर उसे लॉकअप में बंद कर देता है, यानी कि ये पुलिस ऑफिसर भी मिला हुआ था। रिया बेसमेंट तक पहुंचती है, लेकिन वो जगह काफी बड़ी थी और हर रास्ता ऑटोमेटिकली लॉक हो रहा था। एक शटर को रोकने के चक्कर में उसे बिजली का झटका लग जाता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस टीम जमील से रुक्मिणी के बारे में पूछता है, तो वो कहता है ये रुक्मिणी भारद्वाज है, यानी अनन्या भारद्वाज की दादी। फिर हम इस टाइमलाइन के महामहिम को देखते हैं, जो शॉकिंगली और कोई नहीं बल्कि अनन्या खुद होती है। और अब सारे असली राज खुलने लगते हैं। अनन्या विक्रम के सामने आती है जो बंधा हुआ है और कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी है यश्त बनाने की। मैं अवस्थियों की महामहिम हूँ और मैं अपने दादी को डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। कविता को मैंने नहीं मारा, बल्कि बलिदान दी अपनी ही बहन का, और अगला बलिदान होगा विक्रम का, अलौकिक संतान का अलौकिक पुत्र, जिसे एक बार मौत ने छुआ था, लेकिन फिर भी वो बच गया। अब उसका खून यश्त को चढ़ाया जाएगा, तभी यश्त जिंदा होगा, और मरने से पहले तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। तभी वहाँ वसुधा यानी उसकी माँ आती है, जो पूरी तरह से पागल हो चुकी है। अनन्या कहती है कि उसने वसुधा का पूरा ख्याल रखा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं जब वसुधा ने वरदान मांगा था तब उसका बेटा चला गया था, और हम ये जानते हैं कि वसुधा को 2 बेटे थे। रुक्मिणी ने वैतरणी से कहा था कि उसका वरदान पूरा नहीं हुआ तो उसे जिंदा रखा होगा। अनन्या वसुधा से कहती है कि वो विक्रम को बेहोश होने का इंजेक्शन लगाए ताकि उसका खून यश को दिया जा सके। अब विक्रम का खून यश को चढ़ाना शुरू हो जाता है। इधर रिया के विजन्स में नंदिनी उसे जगाती है, जिससे वो होश में आती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसे ये सब रोकना होगा। वो चेम्बर में आती है और उन्हें रोकने लगती है। इस बीच वैतरणी की मौत हो जाती है और योद्धा उसे लड़ने लगती है। सडनली यंत्र किसी का वरदान पूरा करने लगता है, लेकिन किसका वरदान? तो यहाँ पूरा हो रहा था 20 साल पहले मांगा हुआ वरदान, जो वसुधा के बेटे के लिए था। आज उसके बेटे की जान बच रही थी, क्योंकि उस समय यश अपना वादा पूरा नहीं कर पाया था, लेकिन आज वो अपने आप को रोककर, अपने रीइंकार्नेशन को रोककर वादा पूरा कर रहा था। तभी यश निर्माण रुक जाता है, मतलब यहाँ यश ने अपना वादा निभा दिया। अब अनन्या गुस्से में विक्रम को स्टैब करने जाती है, लेकिन तभी रिया उसे रोककर बिल्कुल वैसे ही स्टैब करती है जैसे कभी रुक्मिणी ने नंदिनी को किया था, और अनन्या वहीं पर खत्म हो जाती है। योद्धा को अब जेल हो जाती है और विक्रम बच जाता है। रिया खुद से वादा करती है कि अब वो नहीं रुकेगी। तभी योद्धा को कोई जेल से आजाद करके ले जाता है, और तभी हम देखते हैं कि यश यंत्र अपने आप चालू हो गया था, मतलब किसी ने फिर से कोई ना कोई वरदान मांगा होगा। और इसी के साथ मंडला मर्डर्स की सीरीज की कहानी खत्म होती है। लेकिन अभी भी कई क्वेश्चंस रिमेन्स अनआंसर्ड, जैसे मैथिली का क्या हुआ, जमील की पोती का क्या हुआ, और क्या अनन्या के डेथ के बाद उसका पति पॉलिटिक्स में वापस आता है, और आखिरकार वेंकट का क्या हुआ। तो इन सब सवालों का जवाब शायद हमें सीजन 2 में ही मिलेगा।